हेलो एवरीवन, आज हम लोग नॉन फाइनाइट टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सो लेट अस सी। इस चार्ट के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि नॉन फाइनाइट जो है हमारा, वो कहाँ से डिराइव किया जाता है। ये नॉन फाइनाइट जो हम लोग लास्ट में देख रहे हैं वो हमारे वर्ब के एक काइंड्स में देखे जाते हैं। जैसे कि किस बेसिस पे इसको तोड़ा गया है, सारे काइंड्स को इस चार्ट में आप अच्छे से देख सकते हो। अकॉर्डिंग टू वर्क अगर हम बात करें तो वर्ब को तोड़ा गया है 3 भाग में। नंबर 1 इज एक्शन, एंड देन स्टेट ऑफ बीइंग, एंड देन पोजीशन। इन सारे चार्ट में जितने भी काइंड्स और जिस बेसिस पे हैं, ये सब कुछ हम लोग एक एक करके फटाक से सबसे पहले इसको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू वर्क में, तो अकॉर्डिंग टू वर्क में नंबर 1 पे है एक्शन, और एक्शन वाले वर्ड्स जो होते हैं वो हम लोग समझ रहे हैं, जैसे लाइक डांस, रन, स्लीप, फिल। ये सारे क्या कर रहे हैं? ये सारे हमें एक्शन शो कर रहे हैं, और इसलिए ये एक्शन वाले वर्ब हो जाते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग का अगर हम बात करें, इज, आर, एम, वाज, वर एंड ऑल द डिराइव्ड मॉडल्स, जितने भी मॉडल्स हैं ये भी किस में आते हैं? तो स्टेट ऑफ बीइंग वाले में ही आते हैं। पोजेशन का अगर हम बात करें तो हैज, हैव, हैड, ये सारी किस में आएंगे? पोजेशंस में आएंगे। होता क्या है कि स्टेट ऑफ बीइंग और पोजेशंस को मर्ज किया जाता है और इन्हें हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं, और इन एक्शन वाले वर्ब को हम लोग मेन वर्ब के थ्रू समझते हैं। बच्चों, ये जो इसका काइंड्स है अकॉर्डिंग टू वर्क, इसको जितने भाग में तोड़ा गया है, इसी से हम लोग क्या करते हैं, इसके डेफिनेशन को भी बनाते हैं। लाइक यहां से अगर हम डेफिनेशन को डिराइव करना चाहें तो उसका डेफिनेशन बनेगा ए वर्ड दैट शोज, क्या शो करता है? सबसे पहले एक्शन, स्टेट ऑफ बीइंग और पोजीशन, है ना। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। आगे देखते हैं हम लोग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब वर्ब का कितना काइंड होता है, तो हम लोगों को बताया जाता है दैट ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव, इन दो भाग में वर्ब टूटा हुआ होता है। लाइक अगर हम बात करें तो ए वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाता है? ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ए वर्ब विथ ऑब्जेक्ट, वर्ब जिसके साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है। लाइक सी द एग्जांपल, वी प्ले फुटबॉल। प्ले यहाँ क्या है? वर्ब है, मेन वर्ब है, और क्या खेल रहा है? तो फुटबॉल खेल रहा है। ये क्या है? अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है। यहां भी गर्ल्स कैरी वाटर, ये क्या है? मेन वर्ब है, और वाटर क्या है? यहाँ एक ऑब्जेक्ट है। इज इट? अगर हम इंट्रांजिटिव का बात करें तो ये वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, वर्ब जिसके पास उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उस समय वो वर्ब एक इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। लाइक यहाँ जो वर्ब, जो हमारे पास मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब हमारे पास क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों इंट्रांजिटिव है? क्योंकि इसके पास अपना कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ये बोल रहा है वी प्ले, क्या खेल रहा है, लाइक यहाँ पे कोई भी ऐसा बात नहीं दिया है। दैट्स वाई ये क्या है? एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक तीसरा काइंड भी होता है जिसको हम लोग डी ट्रांजिटिव कहते हैं। डी ट्रांजिटिव कहते हैं, इसमें होता क्या है कि एक ऐसा वर्ब जिसके पास मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मोर देन वन ऑब्जेक्ट्स, है ना। मोर देन वन ऑब्जेक्ट जिस वर्ब के पास होंगे तो उन्हें हम क्या कहेंगे? डी ट्रांजिटिव कहेंगे। बट एक बात और यहां बताना चाहते हैं कि जितने भी डी ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? ट्रांजिटिव हो सकते हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव क्या बोलता है? ट्रांजिटिव बोलता है दैट एक वर्ब, एक ऐसा वर्ब जिसके पास उसका ऑब्जेक्ट हो। वो ये नहीं बोलता है एक ऑब्जेक्ट हो या दो ऑब्जेक्ट हो या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो। इसलिए जितने भी डी ट्रांजिटिव होते हैं वो अपने आप में क्या होते हैं? ट्रांजिटिव होते हैं। और यही कारण है कि डी ट्रांजिटिव को नॉर्मली हम लोग नहीं इस काइंड्स में काउंट करते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जितने भी ट्रांजिटिव होंगे, जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब होंगे, वो सारे के सारे डी ट्रांजिटिव नहीं हो सकते हैं। क्यों नहीं हो सकते हैं? क्योंकि ट्रांजिटिव तो बोलता है कि भाई वर्ब के पास वर्ब ऑब्जेक्ट होना चाहिए, एक होना चाहिए, दो होना चाहिए, इससे मतलब नहीं है। अगर वर्ब के पास उसका अपना ऑब्जेक्ट है तो निश्चित रूप से ये क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वर्ब अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, जैसे यहाँ पे हमने स्क्रीनशॉट में भी लगा दिया, हम लोगों ने देखा अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट हम लोग आ रहे हैं अकॉर्डिंग टू इट्स बिहेवियर। तो बिहेवियर जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये मेनली हम लोगों को देखना पड़ता है। अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू वर्क, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ये तो बचपन के क्लासेस में इवन 5, 6, 7 स्टैंडर्ड में हम लोगों ने देखा है।
बट यहाँ जो अकॉर्डिंग टू बिहेवियर हम लोग देखने वाले हैं, ये हमारे एग्जाम पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। नॉन फाइनाइट्स इसी में देखने को मिलते हैं। लेट अस सी फाइनाइट होते क्या है। तो फाइनाइट दैट कैन बी चेंज्ड, वर्ब्स दैट कैन बी चेंज्ड। एक ऐसा वर्ब जिसको हम लोग क्या, जो वर्ब हमेशा चेंज होता रहता है, बट चेंज होने का कोई ना कोई काउज होगा। तो देखते हैं, चेंज होने के इसके दो काउजेस होते हैं। या तो वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करता है, या तो वो टेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के टेंस के अकॉर्डिंग वो चेंज करता रहता है। अब बात करते हैं अगर हम सब्जेक्ट का, तो सोचें हम लोग कि सब्जेक्ट को कितने तरीके से, सब्जेक्ट अपने आप में कितने तरीके से चेंज हो सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन में। दूसरा अगर हम बात करें तो ये नंबर के अकॉर्डिंग हमारा सब्जेक्ट हमेशा चेंज होता रहता है। इधर वो सिंगुलर हो जाता है या फिर वो प्लूरल हो जाता है। सब्जेक्ट हमारा बस इसी दो फॉर्म में डिवाइड होता रहता है। तो ये जो वर्ब होता है, जैसा कि सिंटेक्स में हमने पढ़ा है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, कि वर्ब हमेशा सब्जेक्ट को फॉलो करता है, और सब्जेक्ट अगर चेंज कर रहा है तो उस कंडीशन में हमारा वर्ब भी चेंज करता रहेगा। कैसे चेंज करेगा जरा देखते हैं। अगर हम रोहित का इस एग्जांपल में बात करें रोहित का, तो रोहित हमारे पास है थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर नंबर। ठीक, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। अब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है तो आपको पता है कि वर्ब का पांचवा फॉर्म यूज होना है। क्लियर है। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर हम सब्जेक्ट को चेंज कर दिए, लाइक यहां देखो, दे जो है थर्ड पर्सन तो है, लेकिन ये क्या है, अपने आप में प्लूरल है। तो जैसे ही थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर को हमने सब्जेक्ट को लिया, तो वर्ब हमारा फिफ्थ फॉर्म से हटके क्या हो गया, पहले फॉर्म में आ गया। ठीक है। तो यहां हम क्या देख रहे हैं कि जैसे ही नंबर चेंज हो रहा है तो वर्ब अपने आप चेंज हो जा रहा है। अगर हम पर्सन को चेंज कर दे, लाइक यहां आई जो है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, जैसे ही हमने फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर लिया तो यहाँ प्ले क्या हो गया, अपने पहले फॉर्म में डिराइव हो गया। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमारा सब्जेक्ट चेंज होता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा वर्ब भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहां से हम लोगों ने क्या सीखा, दैट फाइनाइट क्या होते हैं, फाइनाइट वैसे वर्ब्स होते हैं जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और दूसरा इसका काउज है कि ये टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। लाइक कैसे, तो देखते हैं। अगर हम ये फर्स्ट एग्जांपल को देखें तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस किसमें चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है ना। अब जब प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज हुआ। लेकिन जैसे ही ये सेंटेंस को अगर हम देखें तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है। तो यहां भी सब्जेक्ट सिमिलर है, लेकिन पास्ट में आने के कारण ये वर्ब का फॉर्म कौन सा कंटेन किया, तो दूसरा फॉर्म कंटेन किया। तो यहां भी हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। किसके अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। तो हम लोग ये कुल मिला के नॉन फाइनाइट के बारे में ये सीखें कि फाइनाइट क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं। किस बेसिस पे, तो सबसे पहले तो नंबर के बेसिस पे, और उसके बाद टेंस के बेसिस पे। मतलब सब्जेक्ट जैसा जैसा चेंज होता रहेगा वैसा वैसा हमारा वर्ब भी चेंज होता रहेगा। यही फाइनाइट का मेन बोले तो कैरेक्टरिस्टिक है। यहां एक बात और बताना चाहते हैं कि फाइनाइट जो होते हैं, फाइनाइट वर्ब जो हैं, यही फाइनाइट वर्ब हमारे मेन वर्ब होते हैं। यही फाइनाइट वर्ब हमारे मेन वर्ब होते हैं। ये फाइनाइट वर्ब हमेशा प्रिंसिपल क्लाउज में, प्रिंसिपल जो स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ते हैं, क्या होता है प्रिंसिपल स्ट्रक्चर, फिर से एक बार डिवाइन करते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, एक प्रिंसिपल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ जो वर्ब का पोजीशन है ना सब्जेक्ट के बाद, तो ये फाइनाइट वर्ब ही होते हैं जो हमेशा अपने पोजीशन पे पाए जाएंगे। और अगल बगल में अगर कोई भी अपने इस पोजीशन को छोड़ के किसी भी जगह पे अगर वर्ब आया हुआ है तो वो फाइनाइट नहीं होगा। यहां से क्या देख रहे हैं हम लोग कि फाइनाइट वर्ब हमेशा मेन वर्ब, चूंकि ये मेन वर्ब ही होता है इसलिए ये अपने पोजीशन पे यानी सब्जेक्ट के बाद ही रहेगा। ये अपना पोजीशन क्या करेगा, चेंज नहीं कर सकता है। लेट अस सी नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, जस्ट फाइनाइट का उल्टा, दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। दैट कैन नॉट बी चेंज, जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन चेंज नहीं कर सकते हैं तो वापस से कैसे, सब्जेक्ट चाहे जो होता रहे, हम लोग देखें कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा कोई भी वर्ब, या फिर टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन नॉन फाइनाइट जो होगा, ना ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ना ही टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये जैसे है उसी तरीके से स्टेबल रह जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। स्लीपिंग कैट लुक्स ब्यूटीफुल। सबसे पहले अगर हम इसके सब्जेक्ट को देखें तो सब्जेक्ट इसका क्या है, कैट है। कैट के लिए जो सब्जेक्ट आया है, इसका जो मेन वर्ब आएगा, जो वर्ब आएगा वो क्या है, लुक्स, मतलब दिखती है ना। ये हमारा क्या है, मेन वर्ब है। तो हमने अभी क्या देखा कि जो मेन वर्ब के जगह पे है वही तो फाइनाइट वर्ब है।
ठीक है, तो इस सेंटेंस में हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब को सबसे पहले देख लिया। अब हम लोग देखते हैं कि फाइनाइट के बाद अगर कोई दूसरा वर्ब है तो वो क्या होगा। जैसे यहाँ ब्यूटीफुल क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और यहाँ जो स्लीपिंग हम लोग देख रहे हैं ये दूसरा वर्ब आ रहा है। तो अगर हम शॉर्ट में ट्रिक से अगर हम देखें तो एक वर्ब जब सेंटेंस में हम लोगों को मेन वर्ब एक फाइनाइट वर्ब मिल गया है तो दूसरा क्या मेन वर्ब हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। इसका मतलब ये क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। फिर से अगर हम एक मेन वर्ब यानी कि फाइनाइट वर्ब सेंटेंस में देख चुके हैं तो अगली बार जो हमको जो वर्ब मिलेगा, चाहे वो सब्जेक्ट की जगह पे मिले, चाहे ऑब्जेक्ट की जगह पे मिले, या फिर सेंटेंस के किसी भी पोजीशन पे मिले एक्सेप्ट मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब तो आ चुका है। अब यहां पे तो कोई वर्ब आ ही नहीं सकता, एक सब्जेक्ट एक ही वर्ब तो कंटेन करेगा। उस समय में वो वर्ब मेन वर्ब ना होकर फाइनाइट ना होकर क्या हो जाएगा, नॉन फाइनाइट हो जाएगा। अब अगर हम इसको अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट चेंज भी करते रहे ना तो ये हमारा मेन वर्ब चेंज होता रहेगा, लेकिन हमारा ये जो स्लीपिंग है, ये जो नॉन फाइनाइट है वो चेंज नहीं होगा। जरा इसको चेंज करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पे कैट के जगह पे, सिंगुलर के जगह पे अगर हम कैट्स डालें, है ना, तो जैसे ही कैट्स डालेंगे तो ये हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर। और जैसे ही ये थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर होगा तो हम देखेंगे कि ये लुक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, लुक हो जाएगा। मतलब ये वर्ब का पहला फॉर्म कंटेन करने लगेगा, है ना। तो देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट जैसे ही चेंज हो रहा है, लुक्स तो चेंज हो जा रहा है, मेन वर्ब तो चेंज हो जा रहा है, लेकिन क्या स्लीपिंग चेंज हो पा रहा है? स्लीपिंग तो जैसे के तैसे है, स्लीपिंग कैट्स लुक ब्यूटीफुल ऐसा हो जाएगा। स्लीपिंग हमारा चेंज नहीं हो रहा है। इट मींस यहाँ पे ये हमारा नॉन फाइनाइट की जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो बातें हैं, वो ये कि चेंज नहीं होते हैं, ये बिल्कुल ही सटीक बैठ रहा है। फाइनाइट वर्ब हमारा चेंज हो जा रहा है, लेकिन नॉन फाइनाइट हमारा चेंज नहीं कर रहा है। इट मींस ये क्लियरली शो हो रहा है। इसको पहचानने का तरीका हमने क्या बताया कि अगर अपने पोजीशन पे वर्ब का अपना जो जगह है सेंटेंस में, उस जगह पे अगर कोई वर्ब है तो निश्चित रूप से वो क्या होगा, फाइनाइट वर्ब होगा। वो मेन वर्ब है लेकिन वो फाइनाइट वर्ब भी होगा। फाइनाइट ही तो नॉन मेन वर्ब होता है। और अगर अपने जगह पे से कोई भी दूसरे जगह पे आया हुआ है, लाइक यहाँ पे ये सब्जेक्ट के पहले है, तो यानी कि सब्जेक्ट की जगह पे है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये निश्चित रूप से क्या है, फाइनाइट नहीं है, ये क्या है, नॉन फाइनाइट है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। अगर हम दूसरे एग्जांपल को देखें तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इज सेटिस्फाइंग। सबसे पहले इसमें हम लोग सब्जेक्ट को फाइंड करेंगे। तो सब्जेक्ट इसमें है, सेटिस्फाइंग क्या हो रहा है, जरा सोचो। सेटिस्फाइंग क्या है, प्रॉब्लम्स नहीं, क्या है सेटिस्फाइंग, तो सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम को सॉल्व करना, जो कि एब्स्ट्रैक्ट है अपने आप में, वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इज बिल्कुल सही है। तो यहाँ हमारा क्या है, मेन वर्ब सेटिस्फाइंग है, हेल्पिंग वर्ब इज है, और यही क्या है, हमारा फाइनाइट वर्ब है। यही हमारा फाइनाइट वर्ब है। तो अब अगर ये एक हम लोगों को फाइनाइट वर्ब मिल चुका है तो दूसरा जो वर्ब है हमारा निश्चित रूप से क्या है, नॉन फाइनाइट है। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। सी अवॉइड्स ईटिंग टू मच। यहां सब्जेक्ट हमारे पास सी है, सब्जेक्ट हमारे पास सी है, ये हमारा सब्जेक्ट के बाद तुरंत आने वाला जो मेन वर्ब है वही तो फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। लेकिन इसके बाद एक और ईटिंग हमारे पास वर्ब मिल गया, ये क्या हो जाएगा, एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक वर्ब आ चुका है और सब्जेक्ट अपना रिफ्लेक्शन अवॉइड्स पे दिखा रहा है, ना कि ईटिंग पे दिखा रहा है। तो दोबारा से जो वर्ब आ रहा है वो दूसरे वर्ब के तुरंत बाद आ रहा है, यानी अपनी जगह पे नहीं है। ये क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। आई होप कि आपको फाइनाइट और नॉन फाइनाइट डिफरेंशिएट करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ही वांट्स ए बॉल टू प्ले। ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा वर्ब का पांचवा फॉर्म यानी कि मेन वर्ब है, और यही हमारा फाइनाइट वर्ब है। अब हमारे पास एक वर्ब और आ रहा है, वो है टू प्ले। टू प्ले, जब ये फाइनाइट एक आ चुका अपने पोजीशन पे तो इसके बाद आने वाला कोई भी वर्ब होगा, कैसा भी वर्ब होगा, वो क्या होगा, नॉन फाइनाइट ही होगा। तो यहां से हम लोगों ने नॉन फाइनाइट और फाइनाइट को हम लोगों ने देख लिया कि कैसे होते हैं या कैसे कैसे चेंज होते हैं, और चेंज नहीं होते हैं तो वो नॉन फाइनाइट कहलाते हैं। नॉन फाइनाइट को बच्चों, नॉन फाइनाइट को यहाँ क्या किया गया, तीन फॉर्म में तोड़ दिया गया। इट्स इन्फिनेटिव, जेनेट एंड पार्टिसिपल। लेट अस सी, बारी बारी से इसको जल्दी से देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट को इन्फिनेटिव, जेरेंड और पार्टिसिपल में तोड़ा गया। तो सबसे पहला इसका जो काइंड होगा वो क्या होगा, इन्फिनेटिव।
हम लोग आज के क्लास में बस इसकी पहचान पे नोटिस करेंगे, अगले क्लास में हम लोग इसके जितने भी यूजेस हैं उसको देखेंगे। ये पहचानना बहुत जरूरी है कि इन्फिनेटिव कैसा है, जेरेंट कैसा है और पार्टिसिपल अपने आप में कैसा दिखता है। इन्फिनेटिव का जो अपीयरेंस होता है, जैसा वो दिखने में होता है, वो होता है 2 प्लस v1। हमेशा याद रखिए 2 प्लस v1। अगर कोई सोचे ऐसा कि 2 प्लस एडजेक्टिव कोई बीच में डाल दे और उसके बाद v1 हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। ये इन्फिनेटिव का काम नहीं होता है। इन्फिनेटिव हमेशा जब भी बनेगा 2 के साथ v1 आएगा। अगर बीच में कोई ऐसा वर्ड है प्रीपोजिशन के बाद, इट मींस वो इन्फिनेटिव नहीं बन रहा है। ये पॉसिबल है कि 2 को हम ओमिट कर दें, हाइड कर दें, ये पॉसिबल है, उससे भी ये इन्फिनेटिव ही होगा। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होगा कि 2 और v1 के बीच में कोई दूसरा वर्ड या कोई दूसरा ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे इंसर्ट कर दें और हम सोचे कि ये इन्फिनेटिव फॉर्म करेगा। ये कभी नहीं होगा। हमेशा जब भी इसका फॉर्म होगा 2 प्लस v1 के फॉर्म में होगा। ये जो इन्फिनेटिव होता है, अगर ये वर्ब का बिहेवियर नहीं कर रहा है तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि ये किसका बिहेव करता है। तो इन्फिनेटिव निश्चित रूप से एक नाउन के जैसा वर्क करता है। और जब हम ये जान लिए हैं कि इन्फिनेटिव नाउन के ऐसा बिहेव करता है, तो इसका पोजीशन क्या होगा? इसका पोजीशन होगा एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट और एट द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट पे ही हमेशा नाउन आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट पे नाउन आ सकता है पूरे के पूरे सेंटेंस में, और नाउन कहीं नहीं आ सकता है। यहां से हम लोगों ने क्या देखा? इन्फिनेटिव का अपीयरेंस 2 प्लस v1 होता है। इन्फिनेटिव का बिहेवियर एक नाउन की तरह होता है। देखने में तो वो वर्ब के जैसा होगा, लेकिन वो काम जो करेगा वो किसका करेगा? नाउन का करेगा। और चूंकि वो नाउन का काम करता है तो उसका पोजीशन सेंटेंस में डेफिनेट हो जाता है कि वो या तो सब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट की जगह पे आ सकता है। लुक एट द एग्जांपल। ही टुक अ बैट टू प्ले। ये सब्जेक्ट है हमारा, टुक हमारा वर्ब है, और क्या टुक कर रहा है? तो एक बैट उठा रहा है, ठीक है। और यहां पे भी वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट आया और वर्ब के बाद दूसरा ऑब्जेक्ट आया, क्या करने के लिए? तो खेलने के लिए। तो ये 2 प्लस v1 का फॉर्म आ रहा है, और निश्चित रूप से ये क्या हो रहा है? एक नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट में भी अगर हम बात करें तो ये क्या है? इन्फिनेटिव है, ठीक है। 2 प्लस v1, ये जो हमारा 2 प्लस v1 है, ये ऑब्जेक्ट पे आ रहा है। ये हो सकता है किसी किसी सेंटेंस में ये सब्जेक्ट पे भी आ जाए, ही के जगह पे आ जाए। जैसे टू स्विम इज माई हॉबी। मेरा हॉबी क्या है? स्विम करना। तो यहां देखो जो टू स्विम आ रहा है वो किस जगह पे आ रहा है? तो सब्जेक्ट के जगह पे आ रहा है, और उसके बाद हमारा वर्ब आ रहा है। निश्चित रूप से यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि इन्फिनेटिव का जो पोजीशन होता है वो सब्जेक्ट पे आ सकता है या फिर ऑब्जेक्ट पे आ सकता है। क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर जो होता है एक नाउन के जैसा होता है। नेक्स्ट काइंड की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ये होता है जरेंड। जरेंड का जो अपीयरेंस होता है बच्चों, चौथे फॉर्म में होता है। इसका बिहेवियर भी इन्फिनेटिव के जैसा नाउन का बिहेवियर कंटेन करता है, और चूंकि नाउन का बिहेवियर कंटेन करता है इसलिए या तो ये सब्जेक्ट पे आएगा या तो फिर वो ये ऑब्जेक्ट पे आएगा। लेट अस सी अब इन्फिनेटिव जरेंड में अंतर क्या है। हालांकि इसमें तो एक बहुत वाजिब सा अंतर है और बहुत स्लाइट बिट भी बता सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो अपीयरेंस में अंतर अगर हम बात करें तो इन्फिनेटिव 2 प्लस v1 में हमेशा होगा, लेकिन जरेंड वर्ब प्लस चौथे फॉर्म में यानी कि v4 में, यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल में ये हम लोगों को देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। शी लाइक्स प्लेइंग। यहाँ पे इसका मेन वर्ब आ रहा है, तो क्या पसंद करती है? तो प्लेइंग पसंद करती है। हम लोगों को एक ऑब्जेक्ट भी मिल रहा है, और ऑब्जेक्ट वर्ब की तरह देखने में है, इट मींस, और ये चौथे फॉर्म में है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? इसको एक जरेंड बोलेंगे। ये जो हमारा प्लेइंग है वो जो जरेंड है वो सब्जेक्ट की जगह पे भी आ सकता है, क्योंकि एक नाउन का बिहेवियर कंटेन कर रहा है। लेट अस सी अनदर एग्जांपल। पार्टिसिपल्स। बच्चों ये पार्टिसिपल्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को होता है। क्यों? क्योंकि इसके अपीयरेंस जो है दूसरे, तीसरे और चौथे फॉर्म में देखे जाते हैं। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तीनों फॉर्म में पार्टिसिपल होता है अपीयरेंस इसका। और बिहेवियर जो इसका होता है वो एक एडजेक्टिव होता है। हम लोगों ने इन्फिनेटिव का बिहेवियर जो देखा वो एक नाउन का देखा, जेरेंड का बिहेवियर जो देखा वो भी एक नाउन का देखा, लेकिन पार्टिसिपल एकमात्र ऐसा है जो कि एडवर्ब का बिहेवियर कंटेन करता है। और चूंकि हमको ये पता चल गया कि ये बिहेवियर एडजेक्टिव का लेता है, तो निश्चित रूप से इसका पोजीशन क्या होगा? बिफोर नाउन। नाउन के पहले इसका पोजीशन हमेशा आएगा। लुक एट दिस एग्जांपल। स्लीपिंग कैट लुक्स ब्यूटीफुल। यहां हमें एक मेन वर्ब दिख रहा है, क्लियर है, जो कि अपने आप में एक फाइनाइट वर्ब है।
अगर हम सब्जेक्ट को बोले कैट कि सुंदर कौन दिख रहा है, तो कैट सुंदर दिख रही है, लेकिन कौन सी कैट? तो केवल वही कैट जो कि सो रही है ना? तो वो क्या कर रहा है? स्लीपिंग क्या कर रहा है? कैट को बहुत सारे कैट में से, सारे कैट्स में से वो क्या कर रहा है? वैसे कैट को ब्यूटीफुल बोल रहा है जो कि सो रही है। इसका मतलब है कि स्लीपिंग क्या है? एक एडजेक्टिव है जो कि कैट को क्या कर देना है? क्वेलिफाई कर रहा है कि सारी बिल्लियां सुंदर नहीं है, जो सो रही हैं वही बिल्ली सुंदर दिखती है। तो एडजेक्टिव है, इसका अपीयरेंस क्या है? एक वर्ब का है, तो वर्ब का अपीयरेंस होने के बावजूद ये एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इट मींस ये क्या है? एक पार्टिसिपल है। ये केवल जितने भी नाउन्स देखने को मिलेंगे उन सारे नाउन्स के साथ ये आगे में लग सकता है पार्टिसिपल, जैसे कि यहाँ पे कैट सब्जेक्ट पे जो नाउन है उसके साथ ये लगा है। आई होप कि ये क्लास आपको, इसके जो इंट्रोडक्शन क्लास है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे एक्सरसाइजेस के दूसरे कॉलम में, दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।